अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने मॉड्यूलेशन देखी थी। अब हम मॉड्यूलेशन को इन डिटेल स्टार्ट कर रहे हैं और उसके लिए जो फर्स्ट मॉड्यूलेशन स्कीम है वो है आपकी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। चैप्टर नंबर 4 इज़ ऑल अबाउट एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो अब हम देखते हैं कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बेसिकली है क्या। अगर एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल विच इज़ बेसिकली अ हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल इज़ वेरीड अकॉर्डिंग टू द एम्पलीट्यूड ऑफ द मैसेज सिग्नल। मतलब हम क्या कह रहे हैं कि बेसिकली जो आपका कैरियर सिग्नल है उसके एम्पलीट्यूड को आप वेरी कर रहे हो अकॉर्डिंग टू द एम्पलीट्यूड ऑफ द मैसेज सिग्नल। मतलब हमारे पास मैसेज सिग्नल है जो हमारा कैरियर जो हमारा बेसिकली मैसेज बेयरिंग सिग्नल है। इस मैसेज की इंफॉर्मेशन जो है हम कैरियर पे लोड करेंगे बाय वेरिंग और बाय चेंजिंग इट्स एम्पलीट्यूड। और जो एम्पलीट्यूड में वेरिएशन आएगी ये विद रिस्पेक्ट टू मैसेज सिग्नल होगी। अब अगर हम इसको ब्लॉक डायग्राम के थ्रू देखें तो आपके पास यहाँ पे मॉड्यूलेटर है, उसकी एक इनपुट पर आपके पास कैरियर सिग्नल है जिसको हम सी ऑफ टी कह सकते हैं एंड इट इज़ हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल। ऑन द अदर हैंड वी हैव मॉड्यूलेटिंग सिग्नल विच इज़ आवर मैसेज सिग्नल और एम ऑफ टी, और यू कैन ऑल्सो से इट इज़ योर बेसबैंड सिग्नल, इट इज़ लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल। अब मॉड्यूलेटर में ये दोनों इनपुट्स होंगी और आपके पास आउटपुट पे एक मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिल जाएगा आपको। अब इसके बाद अगर हम देखें एएम स्कीम्स की बात करें, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड स्कीम्स की, तो हमारे पास एएम के अंडर डिफरेंट क्लासिफिकेशंस हैं। वो क्लासिफिकेशंस या वो टाइप्स कैसे एक दूसरे से वेरी करती हैं वो हम लोग बाद में देखेंगे। लेकिन अभी के लिए यह है कि ये एएम स्कीम्स जो हैं इनकी कैटेगरी है। एक हमारे पास है डबल साइड बैंड फुल कैरियर। अब डबल साइड बैंड फुल कैरियर का मतलब यह है कि ऐसा डबल साइड बैंड जिसमें आपके पास कैरियर भी हो, इसको डबल एस बी एफ सी भी कहते हैं। इसके अलावा इसको ऑर्डनरी ए एम भी कह सकते हैं या स्टैंडर्ड ए एम भी कह सकते हैं। तो ये इसका नाम है। जो आपकी बुक में यूज़ हो रहा है वो ऑर्डनरी ए एम या स्टैंडर्ड ए एम है, लेकिन ये बेसिकली डबल साइड बैंड फुल कैरियर है। जो सेकंड क्लासिफिकेशन है इट इज़ डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर। इसे डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर भी कहते हैं। अब बुक में आपका पहले डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर डिस्कस हुआ और उसके बाद डबल साइड बैंड फुल कैरियर या ऑर्डनरी एम डिस्कस किया है, लेकिन हम जो है वो ऑर्डर थोड़ा चेंज करेंगे और आज के लेक्चर में हम लोग डबल साइड बैंड फुल कैरियर को पहले स्टडी करेंगे और उसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर में डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर को स्टडी किया जाएगा। इसके बाद जो हमारी थर्ड क्लासिफिकेशन है वो है सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर और फिर हमारे पास है वेस्टिजियल साइड बैंड। तो चैप्टर नंबर 4 में बेसिकली ये सारी एएम स्कीम्स हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अब देखें हम सब आज स्टार्ट करें डबल साइड बैंड विद फुल कैरियर, जिसे डबल साइड बैंड एफसी कह सकते हैं या स्टैंडर्ड एएम भी कह सकते हैं। अब आप ये देखें कि हमारे पास बेसिकली क्या है, एक मैसेज सिग्नल है एम ऑफ टी। मैसेज सिग्नल के बारे में हमें ये पता है कि मैसेज सिग्नल जो है वो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है। अब एम ऑफ टी जो है वो आपका लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है और इसमें अगर हम टाइम डोमेन में इसकी रिप्रेजेंटेशन देखें तो दिस इज़ अ साइनोसाइडल सिग्नल और ये स्लोली वेरी कर रहा है। इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को हम ए एम कह सकते हैं। ए एम इज़ बेसिकली मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ योर मैसेज सिग्नल और बेस बैंड सिग्नल। अब अगर हमने इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना हो तो हम सपोज कर सकते हैं कि ये हमारा साइनोसाइडल सिग्नल है, तो एम ऑफ टी को मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं कि दिस इज़ इक्वल टू ए एम कॉस ओमेगा एम टी या ए एम कॉस 2 पाई एफ एम टी। अब ओमेगा एम आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और एफ एम आपकी लीनियर फ्रीक्वेंसी है। नाउ वी नो कि जी एम ऑफ टी बेसिकली इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन and this is your message or modulating signal, or you can also say it is the baseband signal. On the other side we have carrier signal, जिसको आप कह सकते हो कि ये C of t है और इसको हम शो कर सकते हैं ए सी कॉज ओमेगा सी टी या ए सी कॉज 2 पाई एफ सी टी। अब टाइम डोमेन में अगर हम देखें तो ये आपका बेसिकली शो होगा नंबर ऑफ़ साइकिल्स पर सेकंड। और यहाँ पे आप देखो अगर हम मैसेज सिग्नल के साथ कंपेयर करें तो मैसेज सिग्नल में नंबर ऑफ़ साइकिल्स पर सेकंड कम है और कैरियर सिग्नल में नंबर ऑफ़ साइकिल्स पर सेकंड जो है वो ज़्यादा है। इट मीन्स योर कैरियर सिग्नल हैज़ हाई फ्रीक्वेंसी एज़ कम्पेयर टू मैसेज सिग्नल। अब इसका जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है उसको आप AC से डिनोट कर सकते हो।
अब C of t is your carrier signal with high frequency and interestingly it does not contain any information. हम क्या करते हैं कि M of t की इंफॉर्मेशन C of t पे लोड करते हैं और इस तरीके से C of t जो है कैरियर सिग्नल M of t की इंफॉर्मेशन कैरी करके रिसीवर एंड तक लेके जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आप कह सकते हैं कि FC जो कि आपकी कैरियर की फ्रीक्वेंसी है इट इज़ वेरी हायर एज़ कम्पेयर टू द मैसेज सिग्नल। तो मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कम है और कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी हाई है एंड दिस कंडीशन should be satisfied in order to perform modulation। अब हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है वो देख लेते हैं। अब टाइम डोमेन के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मतलब अभी हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देख रहे हैं टाइम डोमेन में, लेकिन हमें यही मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी लिखना आना चाहिए। तो पहले हम टाइम डोमेन की तरफ चलते हैं। अब आप ये देखो कि ये AM मॉड्यूलेशन हो रही है, M of t है आपके पास है मैसेज सिग्नल, C of t आपका कैरियर सिग्नल है मॉड्यूलेशन में जा रहा है और हम कह सकते हैं कि S of t जो है हमारा आउटपुट सिग्नल है या AM सिग्नल है, मतलब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल है। अब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल S of t किसके इक्वल हम कह सकते हैं, इट इज़ बेसिकली इक्वल टू A' cos ओमेगा CT। अब देखो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि आप ये देखें कि cos ओमेगा CT क्या है, दिस इज़ योर कैरियर। अब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है तो उसके कैरियर को हमने वेरी करना है, तो इसका मतलब है कि इसका कैरियर को अगर मैं A' कहूँ तो बेसिकली जो चेंज आ रहा है वो A' में आ रहा है और ये A' जो है ये चेंज हो रहा होगा विद रिस्पेक्ट टू एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल और रिमेनिंग हमारे पास क्या है, ये बेसिकली आपका cos ओमेगा CT आपका कैरियर सिग्नल है। अब इस A' को मैं ये कह सकती हूँ कि इट इज़ बेसिकली AC प्लस M of t। अब क्यों, क्योंकि जो कैरियर है उसका एम्पलीट्यूड में M of t का कैरियर जो है वो चेंज लेके आएगा, तो हमारे पास इक्वेशन जो है इस तरीके से बन जाएगी। तो AC प्लस M of t जो कि हमारे मॉड्यूलेटेड सिग्नल का ओवरऑल एम्पलीट्यूड होगा, उसको आप कह सकते हो कि इट विल डिफाइन द एनवेलप ऑफ AM वेव, मतलब AC प्लस M of t आपका कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड है, M of t आपका मैसेज सिग्नल है उसका एम्पलीट्यूड वेरी करेगा और AC जो है बेसिकली कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड ये तो फिक्स ही है, थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है। अब ये दोनों मिलके बेसिकली हमारे मॉड्यूलेटेड सिग्नल में के एम्पलीट्यूड को वेरी करेंगे और इस एम्पलीट्यूड वेरिएशन के रिज़ल्ट में जो आउटपुट आएगी उसको आप कह सकते हो कि दिस इज़ योर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल और AC प्लस M of t बेसिकली डिफ़ाइन करते हैं आपके AM के एनवेलप को। अब आप देखें ये आपकी इक्वेशन है, S of t इज़ योर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल, AC प्लस M of t cos 2π fct। cos 2π fct आपका कैरियर है। अब यहाँ पे मैं अगर AC को कॉमन ले लूँ तो मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी 1 + 1 ओवर AC इंटू M of t cos 2π fct। अब यहाँ पे आप 1 ओवर AC की जगह पे KA जो है ये लिख सकते हो और KA क्या है, इट इज़ बेसिकली इक्वल टू 1 ओवर AC। इट इज़ अ कांस्टेंट विच इज़ कॉल्ड एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी ऑफ द मॉड्यूलेटर, मतलब आपके जो एम्पलीट्यूड की जो आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल है S of t, इसकी जो एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी है वो डिफ़ाइन होगी 1 ओवर AC से, मतलब कैरियर का एम्पलीट्यूड कितना है वो इस चीज़ को डिफ़ाइन करेगा कि हमारे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कितने की सेंसिटिविटी क्या है। अब इसको हम मेजर करते हैं 1/volt या वोल्ट माइनस रेज़ टू पावर -1, मतलब वोल्ट इनवर्स की फॉर्म में हम इसको मेजर कर रहे होते हैं। अब अगर हम इक्वेशन 1 पे आ जाएं, इक्वेशन 1 क्या थी, वो आपकी AC प्लस M of t cos 2π fct थी। अब अगर इसको हम ओपन करें तो ये आपके पास आ जाएगा AC cos 2π fct प्लस M of t cos 2π fct। अब ये जो आपकी टर्म है ये बेसिकली कैरियर है, मतलब इसको देखो तो इसमें क्या है, cos 2π fct आपका कैरियर है, AC इस कैरियर का एम्पलीट्यूड है, तो मैं कह सकती हूँ कि दिस इज़ माई कैरियर। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे M of t मल्टीप्लाई हो रहा है कैरियर के साथ, मतलब आपका मैसेज सिग्नल जो है वो आपके कैरियर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और उसके रिज़ल्ट में आपके पास साइड बैंड्स बनेंगे। कैसे बनेंगे वो हम ग्रेजुअली आगे देखते जाते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे एज्यूम कर लूँ कि M of t जो कि मैंने पहले देखा था कि इट इज़ बेसिकली इक्वल टू AM cos 2π fmt, तो मैं यहाँ पे कह सकती हूँ इक्वेशन को M of t की, मतलब मेरी ये जो इक्वेशन थी इसमें AC था और M of t था। अब AC
को मैंने लिख दिया और ए एम ऑफ टी की जगह पे मैंने ए एम कॉस 2 पाई एफ एम टी लिख दिया और यहाँ पे आपके पास कैरियर आ गया। अब यहाँ से अगर आप ए सी कॉमन लेते हैं तो आपके पास 1 प्लस ए एम ओवर ए सी आ गया इंटू कॉस 2 पाई एफ एम टी। ये आपका मैसेज सिग्नल है और ये आपका कैरियर सिग्नल है। अब यहाँ पे हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डिफ़ाइन कर रहे हैं विच इज़ मॉडुलेशन मॉडुलेशन फैक्टर या मॉडुलेशन इंडेक्स। मतलब ए एम ओवर ए सी मैसेज का एम्पलीट्यूड और कैरियर के एम्पलीट्यूड इन दोनों की जो रेशो होगी इसको आप मॉडुलेशन इंडेक्स या मॉडुलेशन फैक्टर कहते हैं। इट इज़ अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट। ये एक कांस्टेंट होता है एंड व्हाट डज़ इट डिटर्मिन? इट बेसिकली डिटर्मिन्स द डिग्री ऑफ मॉडुलेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि मॉडुलेशन फैक्टर या मॉडुलेशन इंडेक्स क्या है, उसकी डिटेल देखेंगे कि हाउ डज़ इट अफेक्ट द डिग्री ऑफ मॉडुलेशन या किस तरीके से ये डिटरमिन करता है कि ओवर मॉडुलेशन, अंडर मॉडुलेशन, ये कैसे आपके पास ऑन द बेसिस ऑफ मॉडुलेशन इंडेक्स डिसाइड की जाती हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर में ये टॉपिक होगा। लेकिन फ़िलहाल आपको ये पता होना चाहिए कि मॉडुलेशन फैक्टर या मॉडुलेशन इंडेक्स इज़ बेसिकली अ रेशो ऑफ मैसेज सिग्नल एम्पलीट्यूड एंड कैरियर सिग्नल एम्पलीट्यूड। तो यहाँ तक हमने बेसिकली मैथमेटिकल इक्वेशन देखी है एम्पलीट्यूड मॉडुलेटेड सिग्नल की। जब और ये एम्पलीट्यूड मॉडुलेटेड सिग्नल क्या है, इसमें बेसिकली जो आपका मॉडुलेटेड सिग्नल है साइड बैंड्स के साथ आप एक कैरियर भी ट्रांसमिट कर रहे हो और इस बेस पे हमने मॉडुलेशन इंडेक्स को डिफ़ाइन किया है विच इज़ अ रेशो ऑफ ए एम एंड ए सी। अब देखो ए सी अब आ गया इक्वेशन में 1 प्लस म्यू। म्यू क्या था आपका? बेसिकली ए एम ओवर ए सी, दिस इज़ म्यू। तो इसकी जगह पे हमने म्यू लिख दिया है जो कि आपका मॉडुलेशन इंडेक्स है और यहाँ पे आपके पास कॉस 2 पाई एफ एम टी कॉस 2 पाई एफ सी टी आ गया। अब सिंपल हमने ब्रैकेट्स ओपन किए हैं तो यहाँ पे हमारे पास कैरियर की टर्म आ गई है और यहाँ पे आपके पास ए सी म्यू ओवर 2, मतलब 2 को आपने बेसिकली मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया और ये करने का मेन पर्पस क्या था, ताकि हम ये जो कोसाइन का मल्टीप्लिकेशन है, प्रोडक्ट है, इसको हम सम के फार्मूले में कन्वर्ट कर सकें। क्योंकि हमें पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के जो फार्मूलाज हैं उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट टू सम फार्मूला क्या है। अगर 2 कॉस एक्स कॉस वाई हो तो उसको हम लिख सकते हैं कॉस एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स माइनस वाई। तो यहाँ पे हम यही काम करने लगे हैं। 2 मिसिंग था तो हमने इस वजह से 2 को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तो ये आपके पास कांस्टेंट फैक्टर बाहर आ गया ए सी म्यू ओवर 2 और यहाँ पे आपके पास ये कोसाइंस का प्रोडक्ट बन गया है। अब हम इस पर ये फार्मूला अप्लाई करेंगे और हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। ये देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास ये जो एफ एम है दिस इज़ एक्स हम कह सकते हैं, ठीक है, और इसको आप मतलब x प्लस वाई है, ठीक है, आप इसको y ले लो लो फ्रीक्वेंसी और ये आपका x हो गया। अब आपने यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हम एफ सी प्लस एफ एम हो जाएगा और एफ सी माइनस एफ एम। बेसिकली कोसाइन में अगर माइनस आ भी जाए तो वो बाहर जाके एब्जॉर्ब हो जाता है, मतलब वो डिसअपीयर हो जाता है। तो इस वजह से हमने जो हाई फ्रीक्वेंसी थी उसको एक्स कंसिडर कर लिया, जो लो फ्रीक्वेंसी है उसको वाई कंसिडर कर लिया। तो ये आपके पास दोनों फ्रीक्वेंसीज़ जो हैं ऐड हो गई हैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे आपके पास एक्स माइनस वाई है तो एफ सी माइनस एफ एम हो गया। तो दिस इज़ योर एम्पलीट्यूड मॉडुलेटेड सिग्नल इन टाइम डोमेन। अब मतलब आप देखो यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, ए सी कॉस ओमेगा सी टी। अब हम इसको बेसिकली 2 पाई एफ सी टी को हम लिख रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि ओमेगा सी इज़ बेसिकली इक्वल टू 2 पाई एफ सी। अब हमने 2 पाई एफ सी की जगह पे इसको कन्वर्ट कर दिया है एंगुलर फ्रीक्वेंसी में और यहाँ पे आपके पास 2 पाई एफ सी जो था उसकी जगह पे ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम इंटू टी आ गया और यहाँ पे कॉस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम टी आ गया। अब ये जो फैक्टर है इसको आप कहोगे कि दिस इज़ योर कैरियर सिग्नल। ये आपका कैरियर सिग्नल है जो आपके एम्पलीट्यूड मॉडुलेटेड सिग्नल में एज इट इज़ ऐड हो रहा है। और यहाँ पे आपके पास दोनों फ्रीक्वेंसीज़, जिस कोसाइन में एक कोसाइन में दोनों फ्रीक्वेंसीज़ ऐड हो रही हैं और एक कोसाइन में दोनों फ्रीक्वेंसीज़ जो हैं वो सबट्रैक्ट हो रही हैं। तो जिस कोसाइन में दोनों फ्रीक्वेंसीज़ ऐड हो रही हैं उसको आप अपर साइड बैंड कहोगे और जिस कोसाइन में दोनों फ्रीक्वेंसी सबट्रैक्ट हो रही हैं उसको हम लोअर साइड बैंड कहेंगे।
तो अब हमारे पास देखो यहाँ पे इसका मतलब है दो बैंड्स हैं, एक अपर साइड बैंड है। इस अपर साइड बैंड को इसको हम अपर साइड बैंड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें दोनों फ्रीक्वेंसीज़ जो हैं वो ऐड हो रही हैं। और दूसरी तरफ हमारे पास लोअर साइड बैंड है, क्योंकि इसमें जो कैरियर फ्रीक्वेंसी है और मैसेज फ्रीक्वेंसी ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। अब ड्यू टू दिस कैरियर टर्म, मतलब ये हमारे पास जो इक्वेशन में कैरियर आ रहा है, बिकॉज ऑफ दिस टर्म दिस स्कीम इज़ नोन एज डबल साइड बैंड फुल कैरियर। अब हमारे पास ये दो बैंड्स बन रहे हैं, अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड। इस वजह से इस स्कीम को हम कहते हैं कि दिस इज़ डबल साइड बैंड। एंड एट द सेम टाइम वी हैव एन अदर टर्म इन आवर इक्वेशन विच इज़ कैरियर सिग्नल। तो इस वजह से हम ये जो स्कीम है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की, या जिसको हम ऑर्डिनरी AM कहते हैं, स्टैंडर्ड AM कहते हैं, इसमें हमारे पास डबल साइड बैंड और फुल कैरियर दोनों आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम कंडीशन सेम रहेगी कि कैरियर फ्रीक्वेंसी शुड बी वेरी हाई एज़ कम्पेयर टू मैसेज फ्रीक्वेंसी, और ओमेगा C इज़ बेसिकली इक्वल टू 2πfc और ओमेगा M इज़ इक्वल टू 2πfm। तो यहाँ पे मतलब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जब हमने टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन देखी है AM सिग्नल की, तो हेयर वी हैव टू साइड बैंड्स। द फर्स्ट वन इज़ अपर साइड बैंड एंड द second one is lower side band, and at the same time we have carrier term. That's why we are saying this AM is double side band full carrier. देखें, अब यहाँ तक हमने भी अपने जो AM सिग्नल था उसकी टाइम डोमेन मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देख ली। अब यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि थ्रू आउट AM, मतलब जब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के इस चैप्टर में आप आगे चलोगे तो द स्टफ विच यू शुड नो इज़ कि आपको हर स्कीम का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आना चाहिए, टाइम डोमेन में भी, फ्रीक्वेंसी डोमेन में, और इसी तरह से उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है उस स्कीम की टाइम डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन दोनों में आनी चाहिए। मतलब मैथमेटिकली भी आपको कि कोई भी स्कीम, मैथमेटिकली भी आपको हर स्कीम जो AM की जितनी भी टाइप्स हैं उसका टाइम डोमेन एक्सप्रेशन भी लिखना आना चाहिए और फ्रीक्वेंसी डोमेन भी आना चाहिए। अभी तक हमने जो एक्सप्रेशन देखा है मैथमेटिकली वो टाइम डोमेन एक्सप्रेशन था, और वो टाइम डोमेन एक्सप्रेशन क्या है, S of t इज इक्वल टू AC cos ओमेगा CT प्लस AC म्यू ओवर 2। म्यू क्या है, आपका मॉड्यूलेशन फैक्टर है, cos ओमेगा C प्लस ओमेगा M इंटू टी प्लस cos ओमेगा C माइनस ओमेगा M इंटू टी। सो दिस इज़ बेसिकली टाइम डोमेन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर ऑर्डिनरी AM और डबल साइड बैंड फुल कैरियर। अब फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाने से पहले हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड कुछ बातें पता होनी चाहिए। तो हम अब इस स्टेज पे फोरियर ट्रांसफॉर्म को रिवाइज़ कर लेते हैं। हमारे पास अब जो है हमें कुछ फोरियर ट्रांसफॉर्म पेयर्स पता होने चाहिए, और उसके साथ साथ फोरियर ट्रांसफॉर्म की दो प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अच्छा, अब जो दो पेयर्स हैं वो क्या हैं, आपको ये पता हो कि डेल ऑफ टी जो आपका इम्पल्स सिग्नल है उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर हम लें तो दैट इज़ इक्वल टू 1 इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। मतलब अगर ये मेरी इम्पल्स है टाइम डोमेन में और मैं इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ले रही हूँ, तो मेरे पास जो फ्रीक्वेंसी डोमेन में सिग्नल आएगा दैट इज़ इक्वल टू 1, सो दिस इज़ 1। अच्छा, अब हमारे पास जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है डेल ऑफ टी का वो 1 के इक्वल था, तो ये हमने देख लिया कि डेल ऑफ टी आपकी इम्पल्स है टाइम डोमेन में। फ्रीक्वेंसी डोमेन में ये किस तरह से रिप्रेजेंट होगी, इस तरीके से, मतलब ओमेगा आपकी फ्रीक्वेंसी डोमेन है, डेल ऑफ ओमेगा आपका फोरियर स्पेक्ट्रम बन जाएगा, और ये 1 के इक्वल आ गया। तो ये आपको पता होना चाहिए कि डेल ऑफ टी अगर मतलब इम्पल्स है तो फोरियर ट्रांसफॉर्म उसका 1 है। लेकिन अगर टाइम डोमेन सिग्नल में आपके पास 1 आ जाए, ठीक है, मतलब आप यहाँ पे देखें, अगर टाइम डोमेन सिग्नल में यू हैव 1, एक कांस्टेंट सिग्नल है जिसका एम्पलीट्यूड 1 है, तो जब आपने इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे तो इट इज़ बेसिकली इक्वल टू 2 पाई डेल ऑफ ओमेगा। ये दोनों चीज़ें आपके फोरियर ट्रांसफॉर्म पेयर्स का जो टेबल है उसमें ऑलरेडी गिवन है, लेकिन ये आपको याद होनी चाहिए कि 1 जो है उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म पेयर 2 पाई डेल ऑफ ओमेगा होगा। फ्रीक्वेंसी डोमेन में इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, एम्पलीट्यूड 2 पाई हो जाएगा, और इम्पल्स जो है वो डेल ऑफ ओमेगा इज़ इक्वल टू 0 पे आपके पास यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास इम्पल्स आएगी ओमेगा इज़ इक्वल टू 0 पे, और 2 पाई जो है इस इम्पल्स का एम्पलीट्यूड आ गया। तो ये फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी जब आपका टाइम डोमेन सिग्नल 1 है, और जब टाइम डोमेन सिग्नल इम्पल्स है तो ये आपके पास फ्रीक्वेंसी डोमेन में 1 है। तो ये बेसिकली डुअल होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, तो ये दोनों पेयर्स आपको याद होने चाहिए।
अच्छा, अब जो दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है फोरियर ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड, वो आपकी दो प्रॉपर्टीज़ हैं। एक है आपकी टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, मतलब आपको एक तो जो मैंने अभी दो ट्रांसफॉर्म पेयर्स बताए हैं वो आपको पता होने चाहिए, और दूसरा ये दोनों प्रॉपर्टीज़ की आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन या अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि जी सपोज़ मेरा एक सिग्नल है एफ ऑफ टी और उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म मैंने लिया है, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में वो कन्वर्ट हो जाएगा एफ ऑफ ओमेगा में, मतलब एफ ऑफ टी कन्वर्ट हो जाएगा एफ ऑफ ओमेगा में। अब अगर इसी एफ ऑफ टी में मैं टाइम डोमेन में शिफ्टिंग करती हूँ कैपिटल टी स्टेप्स की, तो मेरा जो सिग्नल फ्रीक्वेंसी डोमेन में आएगा उसमें आप क्या कर रहे हो कि एफ ऑफ ओमेगा को मल्टीप्लाई करा रहे हो एक्सपोनेंशियल माइनस जे ओमेगा कैपिटल टी क्या है, जितने स्टेप्स का टाइम डोमेन में शिफ्ट आया है उतने उसी तरह वही आपकी एक्सपोनेंशियल की पावर हो जाएगी। ये एक प्रॉपर्टी है जो आपने एस में देखी होगी फोरियर ट्रांसफॉर्म में। तो जब आपका टाइम डोमेन में शिफ्टिंग आएगी तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में सिग्नल एक्सपोनेंशियल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे ये चीज़ याद रखने की है कि अगर प्लस माइनस, क्योंकि जो शिफ्टिंग है टाइम डोमेन में वो एडवांस भी हो सकती है और वो डिले भी हो सकती है, तो अगर यहाँ पे शिफ्टिंग प्लस यूनिट्स के साथ आई है तो एक्सपोनेंशियल की पावर में भी प्लस जे ओमेगा टी आएगा, और अगर शिफ्टिंग जो है वो माइनस टी है मतलब डिले आया है तो एक्सपोनेंशियल की पावर में भी यहाँ पे माइनस आएगा। तो ये आपकी टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है, ये भी आपकी बार बार यूज़ होगी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में। अब अगर हम फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग पे आ जाएं, ये भी प्रॉपर्टी आपने एस में देखी थी फोरियर ट्रांसफॉर्म में। फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग का मतलब ये है कि अब बेसिकली शिफ्टिंग फ्रीक्वेंसी डोमेन में हो रही है, मतलब ओमेगा जो आपका स्पेक्ट्रम है उसमें ओमेगा नॉट का शिफ्ट आ रहा है, या तो वो डिले हो रहा है या फिर वो एडवांस हो रहा है ओमेगा नॉट के फैक्टर से। अब अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन में शिफ्टिंग आने का मतलब ये है कि टाइम डोमेन में सिग्नल बेसिकली मल्टीप्लाई होगा किसी एक्सपोनेंशियल फैक्टर के साथ। तो अगर आपका सिग्नल मतलब इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हो कि अगर आपका सिग्नल टाइम डोमेन में किसी एक्सपोनेंशियल फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और उसका हम फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं, तो ये बेसिकली फ्रीक्वेंसी डोमेन में स्पेक्ट्रम की शिफ्टिंग के इक्वल है। मतलब जब फ्रीक्वेंसी में डोमेन में शिफ्टिंग होगी देन इट इज़ इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल विद द टाइम डोमेन सिग्नल। तो ये आपका अब यहाँ पे जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है या नोट करने वाली है वो ये है कि यहाँ पे आपके पास जब प्लस एक्सपोनेंशियल की पावर प्लस होगी तो यहाँ पे शिफ्टिंग माइनस ओमेगा नॉट के फैक्टर से होगी, और जब यहाँ पे एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस होगी तो यहाँ पे शिफ्टिंग जो है वो प्लस ओमेगा नॉट के फैक्टर के साथ होगी। तो ये जो है बेसिकली इन्वर्स है, यहाँ पे ऐसा नहीं था। यहाँ पे जब टाइम डोमेन में शिफ्टिंग हुई थी तो एक्सपोनेंशियल का फैक्टर वही रहा था, अगर यहाँ पे प्लस यूनिट्स का शिफ्ट था तो एक्सपोनेंशियल की पावर भी प्लस जे ओमेगा थी। लेकिन यहाँ पे जब आपकी शिफ्टिंग हुई है मतलब यहाँ पे जब एक्सपोनेंशियल की में प्लस है, तो ये दोनों आपको जो शिफ्टिंग की प्रॉपर्टीज़ हैं टाइम डोमेन शिफ्टिंग या फ्रीक्वेंसी डोमेन शिफ्टिंग विद रिस्पेक्ट टू फोरियर ट्रांसफॉर्म, ये आपको पता होनी चाहिए एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि सपोज़ अगर मेरा सिग्नल ई रेज़ टू पावर जे ओमेगा नॉट टी है एंड आई हैव टू टेक इट्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। अब ये चीज़ शो करिए कि एफ ऑफ टी जो टाइम डोमेन सिग्नल है इट इज़ बेसिकली इक्वल टू 1, क्योंकि अगर मैं इसको यहाँ इसके साथ कंपेयर करूँ तो यहाँ पे मेरे पास एफ ऑफ टी की जगह पे क्या है वो 1 है। सो यहाँ पे अब आपका एफ ऑफ टी 1 के इक्वल आ जाएगा। सो वी नो कि जी एफ ऑफ टी वन जो है इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म इट इज़ बेसिकली इक्वल टू 2 पाई डेल ऑफ ओमेगा। और दूसरी तरफ मैं ये भी कह सकती हूँ कि इफ़ आई हैव टू टेक फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ए जो है वो कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, तो फिर क्या होगा कि आपका 2 पाई डेल ऑफ ओमेगा विच इज़ बेसिकली फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 इट विल मल्टीप्लाई विद ए, जो कि यहाँ पे मतलब अगर यहाँ पे 2 आ जाता है 3 आ जाता है तो यहाँ पे आपने 2 पाई डेल ऑफ ओमेगा को उस फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। अब यहाँ पे मैं इस चीज़ को कंक्लूड कर सकती हूँ। तो यहाँ पे आपके पास फोरियर ट्रांसफॉर्म है ई रेज़ टू पावर जे ओमेगा नॉट टी का। अच्छा, अब ये आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है एक्सपोनेंशियल का ई रेज़ टू पावर जे ओमेगा टी है, ठीक है। इसको मतलब मैं एक इसके इक्वल होगा 2 पाई डेल ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, क्योंकि जो 1 है उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म जो था वो बेसिकली इक्वल है
वन का फोरियर 2 पाई डेल ऑफ ओमेगा के। अब ई रेस टू पाई जे ओमेगा नॉट टी का जब से मल्टीप्लाई होगा तो फोरियर वन के फोरियर ट्रांसफॉर्म में शिफ्ट आ जाएगा ओमेगा नॉट का। तो जब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस ओमेगा नॉट आ जाएगा। इसी तरह से जब फोरियर ट्रांसफॉर्म वन ई रेस टू माइनस जे ओमेगा नॉट टी है तो यहाँ पे आपके पास 2 पाई डेल ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट होगा। तो ये दोनों एक्सप्रेशंस भी आप बार बार आगे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि जी वन का फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो 2 पाई डेल ऑफ ओमेगा के इक्वल है, और जब ये वन एक्सपोनेंशियल के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वन के फोरियर ट्रांसफॉर्म में बेसिकली शिफ्टिंग आ जाएगी, उसकी फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग होगी ओमेगा नॉट की। जब यहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस हो जाएगा, जब यहाँ पे माइनस आ रहा है तो यहाँ पे आपके प्लस प्लस ओमेगा नॉट हो जाएगा। अब अभी हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म देखे थे, ठीक है, वो आपको पॉइंट्स जो हैं वो आपके जहन में होंगे तो फिर आपके लिए आगे सारा अंडरस्टैंड करना आसान रहेगा। अब हम आ जाते हैं ए एम वेव का। अभी तक हमने टाइम डोमेन में जो मैथमेटिकल इक्वेशन है वो हमने देखा था। अब ये आपका ए एम वेव का टाइम डोमेन एक्सप्रेशन है विच इज़ इक्वल टू ए सी वन प्लस के ए एम ऑफ टी कॉज ओमेगा सी टी। अब आपने बेसिकली इस इक्वेशन का फोरियर ट्रांसफॉर्म इस पर लेना है। तो हम ये कह सकते हैं कि हम ए एम वेव जो है उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है वो लिखने लगे हैं। अच्छा, अब आपने यहाँ पे फोरियर ट्रांसफॉर्म इस इक्वेशन का लोगे। अच्छा, अब आप ये देखें कि यहाँ पे हमने जो इक्वेशन है इसको ओपन कर लिया ब्रैकेट्स को, तो यहाँ पे ए सी कॉज ओमेगा सी टी आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास ए सी के ए जो आपका सेंसिटिविटी कांस्टेंट है आ गया, और एम ऑफ टी कॉज ओमेगा सी टी। तो बेसिकली यहाँ पे हमने ब्रैकेट्स ओपन कर दिए हैं। अब हमें ये पता है ए सी तो कांस्टेंट वैल्यू है, एम्पलीट्यूड है कैरियर का, ये बाहर चला जाएगा, और यहाँ पे अब हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म लेना है कॉज ओमेगा सी टी का। वो इसी तरीके से हमने एक्सपोनेंशियल्स में ब्रेक करना है, और एक्सपोनेंशियल का हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म हमने पीछे देख लिया कि वो क्या था। अब यहाँ पे अगर आप आ जाओ तो ये आपका ए सी इंटू के ए, ये आपका बेसिकली कांस्टेंट है, ये भी ब्रैकेट से बाहर चले जाएंगे, और अब हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म लेना है एम ऑफ टी कॉज ओमेगा सी टी का। अब यहाँ पे कॉस ओमेगा सी टी को आपने अगेन एक्सपोनेंशियल्स में ब्रेक कर लिया, और ये हमने जब इसको फर्दर ओपन किया तो हमारे पास आ जाएगा फोरियर ट्रांसफॉर्म एम ऑफ टी ई रेस टू पावर जे ओमेगा सी टी और एम ऑफ टी ई रेस टू पावर माइनस जे ओमेगा सी टी। जो 1/2 था इसको हम बाहर ले जाएंगे ब्रैकेट से। तो अब बेसिकली ये हमारे पास चार एंटिटीज़ आ गई हैं जिनका हमने सेपरेट जो है वो फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे, तो हमारे पास इस इक्वेशन का जो टाइम डोमेन इक्वेशन है उसका ओवरऑल फोरियर ट्रांसफॉर्म आ जाएगा। अब आप इस पे वन बाय वन देखो, ए सी बाय टू कॉन्स्टेंट है, एक्सपोनेंशियल आ गया आपके पास। अब अगेन यहाँ पे वन है, वन का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या था, 2 पाई डेल ऑफ ओमेगा था। अब जब ये वन जो है मल्टीप्लाई हो रहा है टाइम डोमेन में एक्सपोनेंशियल के साथ तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग हो जाएगी, तो यहाँ पे 2 पाई डेल ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा सी हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे आपने जब एक्सपोनेंशियल माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे शिफ्टिंग जो होगी वो एडवांस हो जाएगी, डेल ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा सी हो जाएगा। तो ये बेसिकली आपके ये पहली जो दो वैल्यूज़ है इक्वेशन की उसका आपने फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लिया है। अच्छा, अब हम थर्ड जो था पार्ट इक्वेशन का उस पर आ जाते हैं। वो क्या है, ए सी के ए ओवर टू फोरियर ट्रांसफॉर्म आपने लेना है एम ऑफ टी ई रेस टू पावर जे ओमेगा सी टी। अब आपको पता है एम ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या है, एम ऑफ ओमेगा। अब जब ये एम ऑफ ओमेगा इसमें मतलब जब एम ऑफ टी टाइम डोमेन में एक्सपोनेंशियल के साथ शिफ्ट हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है या फोरियर स्पेक्ट्रम है एम ऑफ टी का विच इज़ एम ऑफ ओमेगा, उसमें भी शिफ्टिंग आ जाएगी। और कितने यूनिट का शिफ्ट आएगा, इस ओमेगा सी का जो एक्सपोनेंशियल की पावर है, तो एम ऑफ ओमेगा जो है वो आपका शिफ्ट हो जाएगा एम ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा सी पे। इसी तरह से यहाँ पे भी आएगा एम ऑफ टी जब आपका एक्सपोनेंशियल माइनस जे ओमेगा सी टी के साथ टाइम डोमेन में मल्टीप्लाई हो रहा है तो फोरियर ट्रांसफॉर्म जब आप लोगे तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में शिफ्टिंग हो जाएगी और एम ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा सी आ जाएगा। बाकी ए सी इंटू के बाई टू ये आपके कांस्टेंट हैं, ये एज इट इज़ रहेंगे। तो इस पॉइंट पे जो अभी तक हमने चार फोरियर स्पेक्ट्रम अलहदा से कैलकुलेट किए थे वो जब हम कंबाइन कर देंगे तो हमारे पास एस ऑफ टी का फोरियर डोमेन में एक्सप्रेशन आ जाएगा विच इज़ एस ऑफ ओमेगा। तो एस ऑफ ओमेगा हमारे किसके इक्वल होगा, ए सी पाई डेल ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा सी प्लस ए सी पाई डेल ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा सी।
और यहाँ पे ए सी के बाई के ए सी इंटू के ए ओवर टू एम ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा सी और ए सी इंटू के ओवर टू एम ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा सी। तो ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गया फोरियर डोमेन में ए एम वेव का। अब अगर आप इस इक्वेशन पे गौर करो तो यहाँ पे आप देखो दो इम्पल्सेस आ रही हैं आपके पास, ठीक है। एक इम्पल्स है आपकी डेल ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा सी पे, दूसरी इम्पल्स है डेल ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा सी पे। और इसी तरह से आपके पास जो एम ऑफ ओमेगा का स्पेक्ट्रम था वो शिफ्ट हो गया एम ऑफ एक तो ओमेगा सी पे शिफ्ट हुआ है और ये माइनस ओमेगा सी पे शिफ्ट हुआ है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि टू इम्पल्स फंक्शंस अकरिंग एट ओमेगा सी एंड माइनस ओमेगा सी, और दूसरी तरफ ओरिजिनल स्पेक्ट्रम एम ऑफ ओमेगा शिफ्टेड इन फ्रीक्वेंसी डोमेन बाय ओमेगा सी एंड माइनस ओमेगा सी। तो अब अगर मैं इसका स्पेक्ट्रम ए एम वेव का ड्रॉ करूँ, ठीक है, मैंने ये एज्यूम किया हुआ है कि मेरा जो स्पेक्ट्रम एम ऑफ ओमेगा है, अगर मैं कहूँ कि मेरा स्पेक्ट्रम एम ऑफ ओमेगा जो सेंट्रली लोकेटेड है ज़ीरो पे, ये टाइम डोमेन फ्रीक्वेंसी डोमेन में है। तो यहाँ पे अगर मैं इस इक्वेशन को देख के देखूँ तो एक दफ़ा ये एम ऑफ ओमेगा ओमेगा सी पे शिफ्ट हुआ है, ये आपके पास ओमेगा सी आ जाएगी। दूसरी तरफ ये एम ऑफ ओमेगा प्लस माइनस ओमेगा सी पे शिफ्ट हुआ है, तो ये आपके पास माइनस ओमेगा सी आ जाएगा। और फिर आपके पास दो इम्पल्सेस भी आ रही हैं, तो ये आपकी एक इम्पल्स आ गई, ये एक इम्पल्स ओमेगा सी पे पड़ी है, दूसरी इम्पल्स माइनस ओमेगा सी पे है। तो ये इस तरीके से ये आपका स्पेक्ट्रम ए एम वेव का आ जाएगा। ये आपकी ओमेगा सी प्लस, अगर मैं ये कहूँ कि जी मैसेज सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी थी वो ओमेगा और सॉरी डब्ल्यू और माइनस डब्ल्यू थी, तो इस डब्ल्यू में ओमेगा सी जो आपका शिफ्टिंग यूनिट था वो इसमें ऐड होगा, तो ओमेगा सी प्लस डब्ल्यू हो जाएगा, यहाँ पे ओमेगा सी माइनस डब्ल्यू हो जाएगा। ये मतलब मैं अगर पॉजिटिव साइड की फ्रीक्वेंसीज की बात कर रही हूँ तो यहाँ पे ओमेगा सी से ओमेगा सी माइनस डब्ल्यू का ये जो साइड होगी ये स्पेक्ट्रम की लोअर साइड बैंड हो जाएगी, और ओमेगा सी से ओमेगा सी प्लस डब्ल्यू के दरमियान जो फ्रीक्वेंसीज होंगी उसको आप अपर साइड बैंड कह दोगे। इसी तरह से अगर हम नेगेटिव साइड पे आ जाएँ तो ये आपकी ओमेगा सी माइनस डब्ल्यू है, तो यहाँ पे भी लोअर साइड बैंड की वही रेंज होगी, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। यहाँ पे ओमेगा सी प्लस डब्ल्यू है तो यहाँ पे भी ओमेगा सी प्लस डब्ल्यू है, माइनस आ जाएगा, बिकॉज आप अब हम जो है वी आर टॉकिंग अबाउट नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ हम कैलकुलेट कर सकते हैं ए एम की, कि अगर कोई हमसे पूछे कि जी इसकी ट्रांसमिशन बैंडविड्थ कितनी है, तो बैंडविड्थ क्या होती है, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज है। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि बेसिकली आपकी जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी और मिनिमम फ्रीक्वेंसी इन दोनों को अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपके पास टोटल बैंडविड्थ आ जाती है, ट्रांसमिशन बैंडविड्थ। अब यहाँ पे हमारे पास जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, ओमेगा सी प्लस डब्ल्यू है, और मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या है, ओमेगा सी माइनस डब्ल्यू। हम सिर्फ एक साइड की बात कर रहे हैं, दोनों की बात नहीं कर रहे, या तो हम पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज की बात कर रहे हैं, नेगेटिव की बात कर रहे हैं। तो हमारी अपर फ्रीक्वेंसी या हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी प्लस डब्ल्यू है, और यहाँ पे आपने ओमेगा सी माइनस डब्ल्यू है लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है, इसमें इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया। तो यहाँ पे आप देखो ओमेगा सी माइनस ओमेगा सी से कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास जो ट्रांसमिशन बैंडविड्थ आएगी वो 2W होगी। अब W क्या है आपका, वो मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है। तो ये बेसिकली मतलब डबल आपको चाहिए, कि अगर आपका FM 10 है तो आपको इन ऑर्डर टू ट्रांसमिट AM सिग्नल तो आपको 2FM या 2W आपको चाहिए होगा, कि अगर आपका W जो है वो 10K है तो आपको 20K की ट्रांसमिशन बैंडविड्थ चाहिए, ताकि आप इस स्पेक्ट्रम को या इस सिग्नल को ट्रांसमिट कर सको। अच्छा, तो अब हम ये कह सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट एंड द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट डिफाइंस द ट्रांसमिशन बैंडविड्थ। मतलब ट्रांसमिशन बैंडविड्थ किस तरह से डिफाइन होती है कि आपका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को आप लोएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट से सब्ट्रैक्ट करते हो तो आप के पास टोटल बैंडविड्थ आ जाती है। अच्छा, इस स्टेज पे आपको दो टर्मिनोलॉजीज़ का और पता होना चाहिए, एक है आपकी सिंगल टोन एएम और दूसरी है मल्टी टोन एएम। सिंगल टोन एएम क्या है कि एएम इन विच बेसबैंड सिग्नल कंसिस्ट ऑफ ओनली वन फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। मतलब अगर आपका जो बेसबैंड सिग्नल है उसमें सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है तब आप कहते हो कि दिस इज़ योर सिंगल टोन एएम। और अगर आपके बेसबैंड सिग्नल में मोर देन वन फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स है, मतलब F1 F2 F3 इस तरह से मोर देन वन फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स है, तो फिर आप कहते हो कि ये आपका मल्टी टोन एएम है। तो ये आपको डिफरेंस दोनों का पता होना चाहिए। अभी तक हमने जो एएम देखा है वो सिंगल टोन एएम था, क्योंकि हमने उसमें सिर्फ एक ही फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट मतलब FM को ही एज्यूम किया है।
अच्छा, अब हम एक मतलब किसी भी एएम में दो चीज़ें कैलकुलेट करना, मतलब कोई भी एएम स्कीम होगी तो उसमें आपको दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है। एक तो आपको कैलकुलेट करना है उसकी ट्रांसमिशन बैंडविड्थ को, और दूसरा आपको उसकी ट्रांसमिशन पावर भी कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। अब अगर मैं इस स्टेज पे देखूँ तो हमारा एएम सिग्नल जो टाइम डोमेन में था वो क्या है, वो बेसिकली इक्वल था ए सी कॉज ओमेगा सी टी प्लस म्यू ए सी ओवर टू कॉज ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम इंटू टी प्लस म्यू इंटू ए सी ओवर टू कॉस ओमेगा माइनस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम इंटू टी। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये कैरियर कंपोनेंट है, दिस इज योर अपर साइड बैंड, दोनों फ्रीक्वेंसीज ऐड हो रही हैं, और ये आपका लोअर साइड बैंड है, दोनों फ्रीक्वेंसी सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द ट्रांसमिशन पावर। अच्छा, अब उसके लिए आप ये देखें कि इसमें बेसिकली टोटल कंपोनेंट्स कितने हैं। एक तो आपका कैरियर का कंपोनेंट है, फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, दूसरा कंपोनेंट है अपर साइड बैंड विच इज़ ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, और तीसरा कंपोनेंट है आपका ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम विच इज़ लोअर साइड बैंड। अब आपने हर कंपोनेंट, जो हर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है, उसका एम्पलीट्यूड देखना है। इक्वेशन के अकॉर्डिंगली अगर आप देखो तो कैरियर का जो कंपोनेंट है उसका एम्पलीट्यूड ए सी है। ठीक है, अपर साइड बैंड जो है इसका जो एम्पलीट्यूड है इट इज़ इक्वल टू म्यू ए सी ओवर टू, ये आपका आ गया म्यू ए सी ओवर टू। और इसी तरह से जो लोअर साइड बैंड है उसका जो एम्पलीट्यूड है वो 1/2 म्यू ए सी है। ठीक है, तो ये आपने पहले फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स ले लिए, जितनी भी टर्म्स हैं वो लिख दी, उसके बाद उनका हर टर्म का इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड जो है वो लिख देना है। अब हमने क्या कैलकुलेट करनी है, पावर कैलकुलेट करनी है। ठीक है, पावर क्या होगी, वो बेसिकली मल्टी इन्वर्सली सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एम्पलीट्यूड के स्केयर के। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पावर है यहाँ पे पी सी, पावर ऑफ कैरियर, इट इज़ बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए सी स्केयर। मतलब जो कैरियर का एम्पलीट्यूड है उसका जब आप स्केयर लोगे तो वही आपकी पावर होगी कैरियर की। मतलब इसमें आपने जो भी एम्पलीट्यूड्स हैं उनका आपने स्केयर लेना है। वो जो एम्पलीट्यूड का जब आप स्केयर ले लोगे तो वो उस स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट की पावर होगी। तो जो हमारा एम्पलीट्यूड कैरियर का जो कंपोनेंट है उसका एम्पलीट्यूड ए सी है, तो ए सी स्केयर करेंगे तो वो आपका कैरियर की पावर आ जाएगी। अब जब हमने अपर साइड बैंड की पावर कैलकुलेट करनी है तो एम्पलीट्यूड क्या है, म्यू ए सी बाई टू, इसका स्केयर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/4 म्यू स्केयर ए सी स्केयर। और जब लोअर साइड बैंड है उसका एम्पलीट्यूड है 1/2 म्यू ए सी, तो जब आप इसका स्केयर लोगे तो आपको पावर मिल जाएगी जो आपकी 1/2 म्यू स्केयर ए सी स्केयर हो जाएगी। अच्छा, अब मैं ये कह सकती हूँ कि इस स्टेज पे कैरियर की जो पावर है इट इज़ ए सी स्केयर, अपर साइड बैंड की पावर है 1/4 म्यू स्केयर ए सी स्केयर, और लोअर साइड बैंड की पावर है 1/4 म्यू स्केयर ए सी स्केयर। अब आप ये देखो कि ए सी स्केयर जो है, मैं मतलब कह सकती हूँ कि ए सी स्केयर जो है इट इज़ इक्वल टू पावर ऑफ कैरियर, तो मैं इसको यहाँ पे रिप्लेस कर सकती हूँ ए सी स्केयर को पावर ऑफ कैरियर पी सी के साथ। ये सेम काम आपने यहाँ पे किया है। अब जब मैंने टोटल ट्रांसमिशन पावर कैलकुलेट करनी है तो मुझे जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स हैं उन सब की पावर्स ऐड करनी है। तो मेरा पी टी किसके इक्वल हो जाएगा, कैरियर की पावर पी सी के प्लस पावर ऑफ अपर साइड बैंड प्लस पावर ऑफ लोअर साइड बैंड। तो पी सी तो मेरा पावर कैरियर पावर के मतलब पी सी के इक्वल रहेगा। अपर साइड बैंड की पावर क्या इन टर्म्स ऑफ कैरियर पावर क्या आ जाएगी, 1/4 म्यू स्केयर पी सी, और इसी तरह से 1/4 म्यू स्केयर पी सी। और जब आप इसको ऐड करो, कॉमन लोगे पी सी को और फिर ऐड करोगे तो यू विल गेट पी सी इंटू 1 + म्यू स्केयर ओवर 2। तो ये आपकी ट्रांसमिशन पावर आ जाएगी फॉर ए एम। अब मैं ए एम की जो स्कीम की बात कर रही हूँ वो मेरी डबल साइड बैंड फुल कैरियर है। अब हम ट्रांसमिशन एफिशिएंसी को देख लेते हैं। ट्रांसमिशन एफिशिएंसी क्या है, ट्रांसमिशन एफिशिएंसी ऑफ एन एएम वेव इज बेसिकली द रेशियो ऑफ ट्रांसमिटेड पावर विच कंटेन्स द इंफॉर्मेशन। ठीक है, दैट इज टोटल साइड बैंड पावर टू द टोटल ट्रांसमिटेड पावर। मतलब आपने रेशियो लेनी है जो आपकी ट्रांसमिटेड पावर में से ट्रांसमिटेड पावर के उस पार्ट की जिस जो इन्फॉर्मेशन लेके जा रहा होता है, मतलब जो आपकी यूज़फुल पावर है डिवाइडेड बाय टोटल ट्रांसमिटेड पावर। तो मेरी यूज़फुल पावर क्या है, अपर साइड बैंड की पावर और लोअर साइड बैंड की पावर मेरी यूज़फुल पावर है। कैरियर की पावर यूज़फुल क्यों नहीं है, क्योंकि कैरियर कोई भी इंफॉर्मेशन कंटेन नहीं कर रहा होता, इंफॉर्मेशन मेरी अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड में है। तो आपने जो यूज़फुल पावर है वो आपकी हो जाएगी अपर साइड बैंड
पावर प्लस लोअर साइड बैंड पावर डिवाइडेड बाय टोटल ट्रांसमिटेड पावर, और ये रेशो किसके इक्वल होगी, ट्रांसमिशन एफिशिएंसी, जिसको हम ईटा भी कहते हैं। तो हम अपर साइड बैंड की पावर यहाँ से कैलकुलेट कर चुके हैं, इसी तरह से लोअर साइड बैंड की पावर भी कैलकुलेट कर चुके हैं और टोटल ट्रांसमिटेड पावर भी कैलकुलेट कर चुके हैं। अब ये आपने वैल्यूज़ इस इक्वेशन में पुट करनी है, तो आपको ट्रांसमिशन एफिशिएंसी आप फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने वैल्यूज़ पुट कर दी हैं, ठीक है, और हमारे पास ईटा इन दी एंड क्या आ गया, म्यू स्क्वायर ओवर 2 प्लस म्यू स्क्वायर। तो ये आपकी ट्रांसमिशन एफिशिएंसी है। और अगर कोई आपसे ये पूछे कि जी परसेंटेज ट्रांसमिशन एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करनी है, तो आपने ट्रांसमिशन एफिशिएंसी को 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास परसेंटेज ट्रांसमिशन एफिशिएंसी आ जाएगी। तो ये कुछ मतलब चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अभी तक हमने आज के लेक्चर में क्या देखा है कि आपका जो एएम सिग्नल है उसके टाइम डोमेन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, उसका फ्रीक्वेंसी डोमेन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। उसके अलावा ग्राफिकली अगर हम देखें तो हमारे स्पेक्ट्रम्स जो हैं वो कैसे शिफ्ट हो रहे होते हैं। अब टाइम डोमेन में एनवेलप कैसे बनते हैं वो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, लेकिन आज तक के लिए इतना ही है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अब अभी हम फोरियर ट्रांसफॉर्म की ही हमारी रिवीजन चल रही है। तो अगर मैंने फोरियर ट्रांसफॉर्म कॉज ओमेगा नॉट टी का कैलकुलेट करना हो तो मैं कैसे कैलकुलेट कर सकती हूँ। मुझे ये पता है कि जी कॉज ओमेगा नॉट टी को मैं कन्वर्ट कर सकती हूँ एक्सपोनेंशियल्स में, इसे ब्रेक कर सकती हूँ। अगर इसको एक्सपोनेंशियल में ब्रेक करूँ तो ई रेज़ टू पावर जे ओमेगा नॉट टी प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस जे ओमेगा नॉट टी बाई 2 आ जाएगा। अब आपने 1/2 को साइड पे कर लिया बिकॉज इट इज़ कांस्टेंट, और मेरे पास जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो रह जाएगा ई रेज़ टू पावर जे ओमेगा नॉट टी का। और इसी तरह से यहाँ पे फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा ई रेज़ टू पावर माइनस जे ओमेगा नॉट टी। अब आपको ये पता है कि 1 का फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है इट इज़ इक्वल टू 2 पाई डेल ऑफ ओमेगा। अब ये 1 जो है ये एक्सपोनेंशियल के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी डोमेन में शिफ्टिंग हो जाएगी और मेरे पास 2 पाई डेल ऑफ ओमेगा जो है वो ओमेगा नॉट शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस ओमेगा नॉट के साथ शिफ्टिंग होगी। तो ओवरऑल मेरे पास फोरियर ट्रांसफॉर्म आ जाएगा 2 पाई डेल ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। इसी तरह से यहाँ पे भी आपके पास ई रेज़ टू पावर माइनस जे ओमेगा नॉट टी है। 1 का फोरियर ट्रांसफॉर्म 2 पाई है, तो 2 पाई डेल ऑफ ओमेगा है, तो इस एक्सपोनेंशियल की वजह से इसमें शिफ्ट आएगा और हमारे पास 2 पाई डेल ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट आ जाएगा। तो ये आपका कॉज ओमेगा नॉट टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म आ जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से कंक्लूड कर सकती हूँ कि फोरियर ट्रांसफॉर्म कॉज ओमेगा नॉट टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है इट इज़ बेसिकली इक्वल टू पाई डेल ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट प्लस पाई डेल ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट। ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास ये रिमेनिंग इक्वेशन होगी। सो दिस इज़ फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉज ओमेगा नॉट टी एंड दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट रिजल्ट। अब यहाँ से हम एक स्टेप फर्दर जाते हैं और मॉड्यूलेशन थ्योरम पे आ जाते हैं। अब यहाँ अगर मेरा एक सिग्नल एफ ऑफ टी है विच इज़ मल्टीप्लाइंग विद कॉज ओमेगा नॉट टी एंड आई हैव टू कैलकुलेट इट्स फोरियर ट्रांसफॉर्म, तो उसके लिए आपको कॉज ओमेगा नॉट टी को ब्रेक करना होगा एक्सपोनेंशियल में। यहाँ पे हमने एक्सपोनेंशियल में ब्रेक कर दिया और जब ब्रैकेट्स ओपन की तो एफ ऑफ टी इस एक्सपोनेंशियल के साथ मल्टीप्लाई होगा और 1/2 कांस्टेंट है वो बाहर चला जाएगा। इसी तरह से एफ ऑफ टी इस दूसरे एक्सपोनेंशियल का यहाँ से मल्टीप्लाई होगा और हमारे पास यहाँ पे फोरियर ट्रांसफॉर्म आ गया। अब आपको ये पता है कि जब 1 का फोरियर ट्रांसफॉर्म 2 पाई डेल ऑफ ओमेगा था और एक्सपोनेंशियल ने उसमें शिफ्ट कर दी थी फ्रीक्वेंसी डोमेन में, और अगर मैं ये कहती हूँ कि एफ ऑफ टी जो है वो मेरा एक आर्बिट्रेरी टाइम डोमेन सिग्नल है और एफ ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म मैं ये कह सकती हूँ कि इट इज़ बेसिकली इक्वल टू एफ ऑफ ओमेगा। तो अब जब एक्सपोनेंशियल जो है वो एफ ऑफ ओमेगा में शिफ्ट करेगा, कितना शिफ्ट होगा, ओमेगा नॉट, यहाँ पे प्लस ओमेगा नॉट है तो माइनस ओमेगा नॉट का शिफ्ट आ जाएगा, 1/2 एज इट इज़ आ जाएगा। इसी तरह से एफ ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ ओमेगा है, एक्सपोनेंशियल की वजह से उसमें शिफ्ट आएगा और हमारे पास एफ ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास 1/2 आ जाएगा। तो ये आपका मॉड्यूलेशन थ्योरम बन जाएगा कि अगर मेरा कोई भी सिग्नल कॉज ओमेगा नॉट टी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और आई हैव टू टेक इट्स फोरियर ट्रांसफॉर्म, तो उस फ्रीक्वेंसी डोमेन पे क्या फ़र्क पड़ेगा कि आपने उस सिग्नल के फोरियर ट्रांसफॉर्म को या फोरियर स्पेक्ट्रम को शिफ्ट देना है ओमेगा नॉट के साथ, और एक दफ़ा आपने उसमें डिले लेके आना है और एक दफ़ा आपने उसमें एडवांस करना है, और ये 1/2 जो है ये फार्मूले से आ रहा है। तो बेसिकली हम फोरियर अगर हमारा सिग्नल कॉज के साथ मल्टीप्लाई होगा टाइम डोमेन में तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में हमारे सिग्नल का स्पेक्ट्रम शिफ्ट हो जाएगा। सो दिस इज़ आवर मॉड्यूलेशन थ्योरम।
अब इसी मॉड्यूलेशन थ्योरम को हम ग्राफिकली देख लेते हैं। दिस इज़ बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉड्यूलेशन थ्योरम। अब मैं सपोज कर रही हूँ कि मेरा एफ ऑफ टी एक टाइम डोमेन सिग्नल है एंड इट इज़ आर्बिट्रेरी सिग्नल इन टाइम डोमेन। इट कैन हैव एनी फॉर्म। अब मैंने इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लिया। फ्रीक्वेंसी डोमेन में मेरे पास एक ट्रायंगल आ गई। अगेन दिस इज़ आर्बिट्रेरी फोरियर फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। मैं सिर्फ ये एज्यूम कर रही हूँ कि इस टाइम डोमेन सिग्नल का फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम इसके इक्वल है। तो यहाँ पे टाइम फ्रीक्वेंसी मतलब एक्स एक्सिस पे हमारे पास ओमेगा आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास एफ ऑफ ओमेगा है। तो और मैं ये कह सकती हूँ कि मेरी जो ओमेगा दिस डब्ल्यू इज़ बेसिकली फ्रीक्वेंसी ऑफ द मैसेज और ये ओमेगा डब्ल्यू से माइनस डब्ल्यू के दरमियान में फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम आ रहा है। मतलब ये मैंने टाइम डोमेन सिग्नल को जब फ्रीक्वेंसी डोमेन में लेके गई हूँ, इस सिग्नल को ग्राफिकली मैं बात कर रही हूँ, तो ये मेरा एक आर्बिट्रेरी सिग्नल था और उसका ये आर्बिट्रेरी फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम आ गया। अब अगर आप इस सिग्नल को एफ ऑफ टी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं कॉस ओमेगा नॉट टी के साथ, तो हमने देखा है कि बेसिकली कॉस ओमेगा नॉट टी की वजह से एफ ऑफ टी के स्पेक्ट्रम में शिफ्टिंग होती है। और वो कहाँ पे शिफ्ट करता है? वो एक दफ़ा प्लस ओमेगा नॉट जो शिफ्टिंग फैक्टर है, मतलब ये आपका शिफ्टिंग फैक्टर होगा ओमेगा नॉट, ये एक दफ़ा प्लस, तो एफ ऑफ डब्ल्यू जो है वो शिफ्ट होगा ओमेगा नॉट के रेफरेंस से। एक दफ़ा वो प्लस ओमेगा नॉट पे शिफ्ट होगा, इतना शिफ्ट लेगा, और दूसरी दफ़ा माइनस ओमेगा नॉट का शिफ्ट लेगा। सो इफ़ दिस इज़ माई फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम जो कि ज़ीरो ओमेगा पे बेस कर रहा है, तो ये ज़ीरो शिफ्ट हो जाएगा प्लस ओमेगा नॉट पे एक दफ़ा, और दूसरी दफ़ा यही स्पेक्ट्रम जो है वो शिफ्ट हो जाएगा माइनस ओमेगा नॉट पे। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। देखो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो कि ये एफ़ ऑफ ओमेगा है, एफ़ ऑफ ओमेगा आपका एफ़ ऑफ टी का फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम आ गया। अब ये एफ़ ऑफ टी जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है कॉस ओमेगा नॉट टी के साथ। ये कॉस ओमेगा नॉट टी एक्सपोनेंशियल की वजह से इस एफ ऑफ ओमेगा को शिफ्ट कराएगा। कहाँ पे शिफ्ट कराएगा? ओमेगा नॉट पे। अब एक दफ़ा प्लस ओमेगा नॉट का शिफ्ट आएगा और एक दफ़ा माइनस ओमेगा नॉट का शिफ्ट आएगा। तो बेसिकली ये मेरा एफ ऑफ डब्ल्यू जो था ये एक दफ़ा प्लस, और इसकी सेंटर जो है जो यहाँ पे ज़ीरो पे है, ये सेंटर ज़ीरो एक दफ़ा शिफ्ट हो जाएगा प्लस ओमेगा नॉट पे, और यही सेंटर ज़ीरो फिर दूसरी तरफ माइनस ओमेगा नॉट पे शिफ्ट हो जाएगा। अब अगर जब ये शिफ्टिंग होगी तो ये जो कैपिटल डब्ल्यू था इसमें हम प्लस ओमेगा नॉट को ये ऐड करेंगे, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास इसकी इस पॉइंट की मतलब ये जो न्यू फ्रीक्वेंसी आई है या ये जो इसका न्यू पॉइंट बना है वो किस तरह से बन रहा है कि हमने इस कैपिटल डब्ल्यू में प्लस ओमेगा नॉट जो है वो ऐड कर दिया है और इसमें माइनस डब्ल्यू में प्लस ओमेगा नॉट हमने ऐड कर दिया है। तो बेसिकली ये पॉइंट आपका ओमेगा नॉट प्लस डब्ल्यू हो जाएगा। दिस डब्ल्यू इज़ मैसेज फ्रीक्वेंसी ऑफ इस फ्रीक्वेंसी ऑफ मैसेज सिग्नल। तो इसमें हम एक दफ़ा प्लस ओमेगा नॉट यहाँ पे ऐड हो गया और यहाँ पे माइनस डब्ल्यू में प्लस ओमेगा नॉट आ जाएगा। तो ये आपका ओमेगा नॉट प्लस डब्ल्यू हो जाएगा और ओमेगा नॉट माइनस डब्ल्यू हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे जो माइनस ओमेगा नॉट आ जाएगा सेंटर फ्रीक्वेंसी, तो ये जो पॉइंट था ओमेगा नॉट माइनस डब्ल्यू, ये आपका ओमेगा नॉट माइनस डब्ल्यू यहाँ पे माइनस के साथ आ जाएगा, और ये ओमेगा नॉट प्लस डब्ल्यू जो था ये भी ओमेगा नॉट प्लस डब्ल्यू यहाँ पे माइनस के साथ आ जाएगा। अब यहाँ पे जो आपका ओमेगा नॉट से ये वाला पॉइंट है ये बेसिकली लो फ्रीक्वेंसीज़ है। मतलब अगर मैं सिर्फ इस स्पेक्ट्रम की बात करूँ, इस साइड की बात करूँ, तो ये आपकी लो फ्रीक्वेंसीज़ हैं। सो आई विल से दिस इज़ माय लोअर साइड बैंड। और अगर ओमेगा नॉट से यहाँ तक मेरी हाई फ्रीक्वेंसीज़ हैं तो इसको मैं अपर साइड बैंड कह सकती हूँ। तो ओमेगा नॉट से ओमेगा नॉट प्लस डब्ल्यू इज़ माई अपर साइड बैंड एंड फ्रॉम ओमेगा नॉट टू ओमेगा नॉट माइनस डब्ल्यू दिस इज़ माई लोअर साइड बैंड। सिमिलरली नेगेटिव साइड पे भी यही होगा। जो आपकी ये लो फ्रीक्वेंसीज़ हैं ये आपकी लोअर साइड बैंड होंगी और ये साइड आपकी अपर साइड बैंड हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने बेसिकली एफ़ ऑफ डब्ल्यू को शिफ्ट कर दिया है बाय यूजिंग मॉड्यूलेशन थ्योरम। एक दफ़ा वो ओमेगा नॉट पे शिफ्ट हुआ है, एक दफ़ा उसका सेंटर, और दूसरी तरफ इसका सेंटर जो कि ज़ीरो पे था वो माइनस ओमेगा नॉट पे शिफ्ट हो गया। तो ये आपके पास ये फिगर बन गई है एंड दिस इज़ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉड्यूलेशन थ्योरम कि यहाँ पे 1/2 था एम्पलीट्यूड इसका मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे एफ़ ऑफ ये आपका बन जाएगा एफ़ ऑफ डब्ल्यू माइनस ओमेगा नॉट, और ये आपका एफ़ ऑफ मतलब ये आप कह सकते हो कि दिस इज़ एफ़ ऑफ डब्ल्यू माइनस ओमेगा नॉट। और
ये आपका आ जाएगा एफ ऑफ डब्ल्यू प्लस ओमेगा नॉट। और ये तो ये आपका इस तरीके से दो मतलब ये जो सिंगल स्पेक्ट्रम था ये शिफ्ट होके ओमेगा नॉट और माइनस ओमेगा नॉट पे चला गया। और यहाँ पे हमें दो बैंड्स मिल रहे हैं। जो लो फ्रीक्वेंसीज हैं जिस बैंड में उसको आपने लोअर साइड बैंड कह दिया, और जिस फ्रीक्वेंसी में हायर जिस बैंड में हायर फ्रीक्वेंसीज हैं उसको आपने अपर साइड बैंड कह दिया। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ओमेगा नॉट अब हमारी सेंटर फ्रीक्वेंसी है विद रेफरेंस टू दिस शिफ्टेड स्पेक्ट्रम। और यहाँ पे अपर साइड बैंड जो है वो यूएसबी से जो शो किया जा रहा है, और लोअर साइड बैंड जो है वो एलएसबी से शो कर रहे हैं। जो हमारा टाइम डोमेन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था वो हमने देख लिया है, लेकिन अब हम देखने लगे हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। सो द फॉर टू फाइंड फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ एएम वेव कैन बी ऑब्टेन बाय टेकिंग द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द एएम वेव इन टाइम डोमेन। मतलब जो आपके एएम टाइम डोमेन का जो एक्सप्रेशन आया था उसका अगर हम फोरियर स्पेक्ट्रम ले लें, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ले लें, तो हमारे पास एएम वेव का फ्रीक्वेंसी डोमेन में मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए ये कुछ बातें हैं, यह आप नोट कर लें कि ये मतलब अभी तक जो हमने स्टडी किया है आप कह सकते हो कि ये उसकी समरी है कि हम अगर हमारे पास सिग्नल एक्सपोनेंशियल फोरियर ट्रांसफॉर्म आ जाए, एक्सपोनेंशियल है ई रेज़ टू पावर जे ओमेगा सी टी, और इसका हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म लेना है, तो हमारे पास सेंस यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास 1 का फोरियर ट्रांसफॉर्म जो था 2 पाई डेल ऑफ ओमेगा है। तो यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि 1 का फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो 2 पाई डेल ऑफ ओमेगा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल की वजह से उसमें शिफ्टिंग आ गई, 2 पाई डेल ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा सी था तो ये माइनस ओमेगा सी आ गया। इसी तरह से अगर ई रेज़ टू पावर माइनस जे ओमेगा सी टी है तो 1 का फोरियर ट्रांसफॉर्म जो था वो 2 पाई डेल ऑफ ओमेगा है। तो जब हम इसको एक्सपोनेंशियल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फोरियर डोमेन में ये प्लस ओमेगा सी का शिफ्ट आ जाएगा। अब इसी तरह से अगर एम ऑफ टी इस एक्सपोनेंशियल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो एम ऑफ टी का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म था, मतलब अगर आप यहाँ पे देखो तो एम ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म एम ऑफ ओमेगा था। अब ये जो एम ऑफ ओमेगा है इसमें इस एक्सपोनेंशियल की वजह से शिफ्टिंग आएगी, और शिफ्टिंग ओमेगा सी के फैक्टर से आएगी, तो ये आपका बन जाएगा एम ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा सी। इसी तरह से ये आपका एम ऑफ टी है, ये फोरियर ट्रांसफॉर्म इसका एम ऑफ ओमेगा है, और जब एक्सपोनेंशियल के साथ इस मल्टीप्लाई होगा टाइम डोमेन में तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में शिफ्टिंग आ जाएगी और एम ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा सी हो जाएगा। और इसी तरह से जो कॉस है आपका उसका फोरियर स्पेक्ट्रम जो है या फोरियर ट्रांसफॉर्म पाई डेल ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा सी प्लस पाई प्लस डेल ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा सी आ जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें आगे हेल्पफुल होंगी। अब अगर हमने पिछला जो पेज नंबर 9 था